बहुत बहुत स्वागत है बच्चों आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th का आपका जो पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट है, इसके नए सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका जो चैप्टर नंबर 1 है, दो ध्रुवीयता का अंत, इसके बारे में। तो बेसिकली बच्चों आज की इस वीडियो में इस चैप्टर के हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस हैं, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न, इनको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से सुनिए जो भी इंफॉर्मेशन आपके साथ में शेयर करूंगा। ठीक है, देखो इस चैप्टर में हम जो भी इस वीडियो में जो भी एमसीक्यू डिस्कस करेंगे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ ऐसे एमसीक्यू हैं बच्चों जो कि पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। उसमें से भी हमने कुछ ही क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया है जो कि आपके इस चैप्टर से हर साल पेपर में रिपीट होते रहते हैं। तो आप ये समझ सकते हो कि बहुत ही हर एक लेवल से छान के आपके लिए मैं यहाँ पे ये क्वेश्चंस लेके आया हूं। ठीक है, इसीलिए बच्चों ये वीडियो आपके आने वाला चाहे मिड टर्म का एग्जाम हो, प्री बोर्ड का एग्जाम हो या फिर सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम हो, सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, एक चीज को बड़े गौर से सुनो। देखो इस वीडियो में हम इस चैप्टर के ना टोटल 30 एमसीक्यूज को डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन इन 30 एमसीक्यू से आपके एमसीक्यू के साथ साथ 2 नंबर की, 4 नंबर की और आपके जो 6 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, इसकी भी यहाँ पे तैयारी होने वाली है, क्योंकि एमसीक्यू मैंने इसी तरीके से डिजाइन किए हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके हर एक एग्जाम के लिए। और आप चाहते हो कि आप अपनी पूरी बुक के ऐसे ही वीडियोस देखो, तो यहाँ पे आई बटन में एक प्लेलिस्ट का लिंक है जिसमें आपको फर्स्ट बुक के सारे मिल जाएंगे चैप्टर्स, तो आप जाके वहां से देख सकते हो। ठीक है बच्चों, तो शुरू करने से पहले आपका कोई भी क्वेरी, क्वेश्चन या डाउट हो इस वीडियो को देखने के बाद, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में भी। ठीक है, और साथ ही हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है टॉपर स्टडी पॉइंट, इसको जरूर से ज्वाइन करें। चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो, वीडियो को पहली बार देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपने कर रखा है बच्चों, तो मेक श्योर कि ये जो बेल नोटिफिकेशन है एक बार चेक कर लेना कि आपने इसे ऑल नोटिफिकेशन पे सेट किया या नहीं, क्योंकि ऑल पे करोगे तभी आपको हमारे चैनल की सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फोन पे मिलेंगे। ओके बच्चों, तो क्या आप तैयार हो आज के इंपॉर्टेंट सेशन के लिए? शुरू करें, चलिए। तो देखो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी बच्चों से मैं कुछ कहना चाहूंगा। देखो हम इस वीडियो में इस चैप्टर के टोटल 30 एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इन एमसीक्यू क्वेश्चन का जो आंसर है, मेरे आंसर देने से पहले आप भी अपने मन ही मन जरूर सोचें कि ये क्वेश्चन है, इसका मेरे हिसाब से ये आंसर हो सकता है, इसका ये आंसर हो सकता है। तो इससे क्या होगा कि आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी, और जब ये वीडियो एंड होगी तो सारे बच्चे ईमानदारी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपने 30 आउट ऑफ कितने मार्क्स के सही आंसर दिए थे, ताकि मुझे पता चले कि जो बच्चे मेरी वीडियो देख रहा है उसने कितनी तैयारी कर रखी है अपनी। ठीक है, चलो आ जाओ शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, सोवियत संघ के खेमे में शामिल देश क्या कहलाए, यानी कि वो कंट्री वर्ल्ड की जो यूएसएसआर के इस यूनियन में शामिल थी वो क्या कहलाए। तो आप यहाँ पे एक मैप देख सकते हो, इस मैप में जो येलो कलर से है वो है पहली दुनिया। और पहली दुनिया किसकी है बच्चों? पहली दुनिया है उसकी यूएसए की। ठीक है, तो ये हो गया आपका यहाँ पे पहली दुनिया के ये देश है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया भी इसी में शामिल है। फिर आता है बच्चों दूसरी दुनिया। तो दूसरी दुनिया जो है वो है ये रेड कलर की, है ना, ये जो रेड कलर में यहाँ पे दिया गया है। अब ये रेड कलर वाली ही दुनिया किसकी है बच्चों? यूएसएसआर की। ठीक है, तीसरी दुनिया नाम की कोई दुनिया नहीं थी। जो तीसरी दुनिया है वो थी गुटनिरपेक्ष वाली दुनिया। ठीक है, ये जो ग्रीन कलर से आप देख रहे हैं ना, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ठीक है, एशिया महाद्वीप के ये कुछ भारत वगैरह, अरब, इजराइल, ये सारी चीजें, ये सब किसके हैं? ये यूएसएसआर, जिसे हम NAM भी बोलते हैं, नॉन अलाइजमेंट मूवमेंट। ठीक है, तो आपका आंसर कौन सा होगा? आपका आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब एक चीज और कि ये वीडियो ना केवल हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए है। अगर आप में से कोई भी बच्चा इंग्लिश मीडियम का है तो मुझे कमेंट करना, मैं इंग्लिश मीडियम के लिए भी सोचूंगा कि अलग से वीडियो बना दूं। ठीक है, चलो अब सेकंड क्वेश्चन देखो बच्चों, सोवियत संघ कितने गणराज्य को मिलाकर बनाया गया था? हमें पता है बच्चों कि यूएसएसआर जो है वो कई गणराज्यों का संघ था, जैसे कि आपको यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँ तो वेट अ मिनट। देखो यहाँ पे जैसे पोलैंड है, वार्सा है, पूर्वी जर्मनी है, बर्लिन है, चेकोस्लोवाकिया है, ठीक है, चेकोस्लोवाकिया है,
हंगरी है, युगोस्लाविया है, और बुल्गारिया, रोमानिया, सोवियत रूस, मॉस्को, ऐसे टोटल मिला के इसमें 15 गणराज्य शामिल थे। कितने थे भाई? 15 गणराज्य। तो इस प्रकार से ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो समझ गए बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए थर्ड। यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ में किस पार्टी ने लगभग 70 सालों तक शासन किया था? तो ऐसी कौन सी पार्टी थी बच्चों जो सोवियत संघ में जिसने 70 सालों तक शासन किया था? कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ। अब इस क्वेश्चन से आपके 4 एमसीक्यू, 4 नहीं बल्कि 5 एमसीक्यू एक साथ तैयार हो जाएंगे। देखो, सबसे पहले सोवियत संघ के बारे में असत्य कथन का चयन कीजिए। तो आप यहाँ पे ये जो इमेज देख रहे हैं, ये सोवियत संघ का जो फ्लैग है ये उसका इमेज है। ठीक है, और इधर सोवियत संघ का मैप वगैरह आ जाता है। तो देखो, सोवियत संघ की स्थापना जो है वैसे तो हुई है 30 दिसंबर 1922 को, जब रूसी क्रांति पूरी तरीके से सफल हो गई थी, है ना। लेकिन अगर बात की जाए कि पहल कब हुई, तो 1917 में। तो पेपर में 1917 या 1922 अगर आएगा तो कोई एक ही डेट आएगी, तो आप उसमें से जो दे रखा होगा 17 या 22 उसको चूज कर लेना। ठीक है, उसके बाद मतलब पहला सही हो गया। सोवियत समाजवादी गणतंत्रों का संघ है, यानी कि यूनियन है समाजवादी गणतंत्रों का, और इसमें 15 गणराज्य शामिल है, तो ये भी सही है। सोवियत संघ की राजधानी थी मॉस्को, यहीं से इसका जो भी पॉलिटिकल अथॉरिटी वगैरह थी, जो भी पॉलिटिकल लीडर्स वगैरह थे, यहीं से बैठ के सारे कामों को करते थे, तो ये भी सही है। लेकिन ये कहना बच्चों कि सोवियत संघ का विघटन 21 दिसंबर 1991 को हुआ, ये गलत है, क्योंकि ये 26 दिसंबर को हुआ था। कब? 26 दिसंबर को। तो कौन सा असत्य है बच्चों? डी वाला हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ओके बच्चों, तो समझ गए। चलो, अब आता है क्वेश्चन नंबर 5। शीत युद्ध के दौर में पूंजीवाद और समाजवाद के बीच विश्व विभाजन का एक बेहतरीन उदाहरण किसे माना जाता है? तो आप सभी को पता है, पूंजीवाद और जो समाजवाद है, यानी कि यूएसए और यूएसएसआर के बीच में जो विभाजन है, इसका सबसे बड़ा प्रतीक किसको माना गया था बच्चों? बर्लिन की दीवार को। अभी बर्लिन की दीवार के बारे में बहुत इंफॉर्मेशन है, एक ही क्वेश्चन के अंदर आपको आगे बताऊंगा अभी मैं। ठीक है, इससे पहले ये समझो, क्वेश्चन नंबर हमारा 6 क्या कहता है बच्चों कि सोवियत प्रणाली की विशेषताओं में शामिल नहीं है। तो बच्चों देखो, सोवियत प्रणाली जो थी उसके अंदर उन्नत घरेलू उपभोक्ता उद्योग थे, अर्थात वो एक छोटी सी पिन से लेकर एक बड़े से बड़े जो चीज है, हवाई जहाज, शिप वगैरह, इन सभी को खुद ही अपने ही देश के अंदर उत्पादित वस्तुओं से बना लिया करते थे। ठीक है, सोवियत संघ में बहुत ही विशाल ऊर्जा संसाधन थे, जैसे कि खनिज के तौर पे तेल, लोहा, ये सभी, साथ ही इस्पात, मशीनरी उत्पाद, ये सब इनके अपने गणराज्यों में ही, अपने देश में उपलब्ध हुआ करते थे। हम ये कह सकते हैं कि सोवियत प्रणाली के तहत वहां पे बेरोजगारी बहुत कम थी, या फिर बेरोजगारी थी ही नहीं। लेकिन ये कहना बच्चों कि परिवहन और संचार प्रणाली का शुरुआती चरण था, ये गलत है। क्यों है? क्योंकि परिवहन और संचार प्रणाली, ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन बहुत ही हम कह सकते हैं एडवांस लेवल का था इनके पास में उस टाइम पे। ठीक है, तो ये चीज थी बच्चों। तो आई होप अब आप समझ गए होंगे, तो कौन सा आंसर होगा? ए वाला। चलिए, अब आता है क्वेश्चन नंबर 7। बहुत अच्छा प्रश्न है बच्चों। सोवियत अर्थव्यवस्था की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ये आपका एनसीईआरटी, ठीक है, उसका क्वेश्चन है, जो आपके पीछे में क्वेश्चन दे रखे थे ना, वही क्वेश्चन है। तो ये देखो, सोवियत अर्थव्यवस्था में समाजवादी प्रभावी विचारधारा थी, बिल्कुल सही बात है। सोवियत अर्थव्यवस्था में जो उत्पादन के साधन थे, इन पर राज्य का स्वामित्व यानी कि राज्य का नियंत्रण होता था, ये भी सही है। अर्थव्यवस्था के हर पहलू का नियोजन किया जाता था, यानी कि प्लानिंग होती थी और उस पर राज्य का नियंत्रण होता था। लेकिन ये कहना कि भाई जनता को आर्थिक आजादी थी, ये गलत है। गलत इसलिए क्योंकि उन्हें आजादी थी ही नहीं, इसीलिए। तो जो असत्य है, जो गलत है, वो बी वाला है। ओके बच्चों, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8। देखो, हमने देखा अभी सोवियत प्रणाली के तहत कितनी अच्छी है, उसके पास में उद्योग, मशीनरी, उत्पाद, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, सब कुछ है। लेकिन फिर ऐसा एकदम से क्या हुआ कि सोवियत प्रणाली जो थी वो सत्तावादी हो गई। तो सोवियत प्रणाली में अब जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, इसने अपना दबदबा कर लिया था। अब ये पार्टी जनता के प्रति जवाबदेह नहीं थी, साथ ही इस पार्टी ने नागरिकों को लोकतंत्र की और अभिव्यक्ति की आजादी भी नहीं दी हुई थी। तो मतलब
ऑप्शन डी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे आसान तरीके से। चलो आगे देखते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 9। मैंने आपको बोला था मैं बर्लिन की दीवार का पूरा कॉन्सेप्ट आपको एक ही बार में समझाऊंगा, और ये क्वेश्चन पेपर में आपका 2 नंबर में भी आ सकता है, तो ध्यान से पढ़ें। ओके, अब मैं से पहले अंडरलाइन करता हूं क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंफॉर्मेशन है। देखो, तो बर्लिन की दीवार के बारे में हमें कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। सबसे पहली बात, बर्लिन की दीवार पूंजीवादी दुनिया और साम्यवादी दुनिया के बीच विभाजन का प्रतीक है। यानी कि आप ये जो यहाँ पे दीवार देख रहे हैं, ये दीवार यूएसए और यूएसएसआर, मैं लिख भी देता हूँ, यूएसए और यूएसएसआर, इनके बीच के डाइवर्जन का प्रतीक थी। ठीक है, इस दीवार को 1961 में बनाया गया था, जो कि बर्लिन में बनी थी, और ये पश्चिमी बर्लिन को पूर्वी बर्लिन से अलग किया करती थी। कब बनी थी? 1961 में। कहाँ पे? बर्लिन में। किसको डिवाइड करती थी? बर्लिन को पश्चिमी और पूर्वी भागों में। ठीक है, ये दीवार तकरीबन 150 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी थी, और ये 28 वर्षों तक खड़ी रही। यानी कि 61 में अगर आप 28 जोड़ दो तो कितना हो जाता है? 1989। तो इस दीवार को जनता ने 9 नवंबर 1989 को तोड़ दिया। अब जब ये दीवार टूटी तो अब बर्लिन जो था वो हट गया। तो ये जो दीवार टूटी, ये जर्मनी के एकीकरण हुआ, और साम्यवादी खेमा यानी कि यूएसएसआर, इसकी समाप्ति की शुरुआत की थी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि पूंजीवादी दुनिया और साम्यवादी दुनिया के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थी, जो कि 1989 में तोड़ दी गई। ओके, अब आप बताओ मुझे इसमें से कौन सा एमसीक्यू एकदम राइट बैठेगा इसके लिए। ठीक है, क्या इसमें से जो तीसरा कुछ पॉइंट है वो गलत है? क्या इसमें से दूसरा पॉइंट गलत है? क्या इसमें एक भी गलत नहीं है? या फिर पहला पॉइंट गलत है? फटाफट से सोचो। वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया है। चलिए, ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी वाला आपका यहाँ पे एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 9वां क्वेश्चन हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10। अब यहां से शुरुआत होगी मिखाइल गोर्बाचेव के बारे में। ठीक है, क्वेश्चन 10 इस प्रकार से है कि 1980 के दशक में सोवियत संघ की जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, ये व्यक्ति इसके महासचिव भी बने और सोवियत संघ के राष्ट्रपति भी रहे थे। तो जैसे ही मैंने आपको इमेज दिखाई, आप समझ गए कि मैं किसकी बात कर रहा हूं, मिखाइल गोर्बाचेव की। तो याद रखना, 1980 के दशक में ये कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने और राष्ट्रपति भी रह चुके थे। अभी आपको ना एक क्वेश्चन जो है ना एमसीक्यू ऐसा करवाऊंगा जिसमें सोवियत संघ के तकरीबन मान लीजिए 4 से 5 जो भी पॉलिटिकल लीडर्स रह चुके हैं, उनके बारे में आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि वो भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद मिखाइल गोर्बाचेव कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव कब बने? अभी देखो मैंने ऊपर क्या बताया कि 1980 के दशक में बने हैं। अब दशक का मतलब क्या होता है? दशक का मतलब होता है उस साल से 9 तक, है ना? तो कब बने थे भाई? फटाफट से सोचो, फटाफट से। 1985 में। कब? 1985 में। ओके, क्वेश्चन नंबर 12। मिखाइल गोर्बाचेव ग्लासनोस्त, इसका मतलब होता है खुलापन, इसके लिए इन्होंने क्या नहीं किया? तो पेपर में 2 नंबर में क्वेश्चन आ जाएगा कि ग्लासनोस्त से क्या अर्थ है, या फिर मिखाइल गोर्बाचेव की नीति का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो मिखाइल गोर्बाचेव ने खुलेपन यानी कि ग्लासनोस्त के तहत सबसे पहले अर्थव्यवस्था में ढीलापन देकर जो विदेशी कंपनियां थी इनके साथ में व्यापार करना शुरू किया। क्योंकि पहले तो जो पार्टी के नेता थे उन्होंने इसको बांध रखा था पूरी तरीके से, है ना, एक तरीके से संरक्षणवाद कर रखा था, लेकिन उन्होंने खुलापन दिया और विदेशी कंपनियों से ट्रेड करना शुरू किया। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापार को ये बढ़ावा देना चाहते थे। ये अमेरिका के साथ में संबंधों को सुधार कर शीत युद्ध की पकड़ को ढीला करना चाहते थे और नागरिकों को अभिव्यक्ति का अधिकार देना चाहते थे। अब इसमें से देखो, ये चाहते तो ये सारी ही चीजें करना थे, लेकिन खुलेपन के तहत ये केवल ए, बी और सी इनको करना चाहते थे। अब ये जो है ना डी वाला, ये खुलेपन में नहीं आएगा, ये पेरेस्ट्रोइका में आएगा। किसमें? पुनर्रचना में आएगा ये वाला। ठीक है, तो आपका कौन सा हो जाएगा? डी वाला। अब देखो पेरेस्ट्रोइका के बारे में आपका ये क्वेश्चन आ जाएगा कि मिखाइल गोर्बाचेव पेरेस्ट्रोइका यानी कि पुनर्रचना के लिए इन्होंने क्या नहीं किया? तो सबसे पहले इन्होंने किया था कि ये एक दलीय व्यवस्था को समाप्त करना चाहते थे। दूसरा, ये नागरिकों को अभिव्यक्ति का अधिकार देना चाहते थे और मीडिया पर जो सेंसरशिप लगा रखी थी उसे समाप्त करना चाहते थे। ठीक है,
तो पेरेस्ट्रोइका में पुनर्रचना हो गई कि एक दलीय व्यवस्था को समाप्त करना, नागरिकों को व्यक्ति का अधिकार देना और मीडिया पे सेंसरशिप को खत्म करना। लेकिन अब यह गलत है कि भाई अर्थव्यवस्था में ढीलापन देकर विदेशी कंपनियों से व्यापार करना, क्योंकि किस में आता है? खुलापन, यानी कि पेरेस्ट्रोइका, है ना। तो ऐसे करके आप इन दोनों को याद कर लो, क्योंकि पेपर में ये 4 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा। ग्लासनोस्ट यानी कि खुलापन, पेरेस्ट्रोइका यानी कि पुनर्रचना। ओके बच्चों, चलो अब आता है क्वेश्चन नंबर 14 है, सोवियत संघ ने किस वर्ष अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया? सोवियत संघ जो कि यहाँ पे इस एरिया में फैला हुआ था, ठीक है। अब यूएसएसआर ने यहां से आखिर अफगानिस्तान में जो है हमला या फिर हस्तक्षेप कब किया? ठीक है, तो फटाफट से सोचो कब किया था। आपको थोड़ा हिंट देता हूं, हिंट दूं? जब बर्लिन की दीवार बनी थी, मतलब तोड़ी गई थी 1989 में, ठीक उससे 10 साल पहले किया था। अब 10 साल पहले किया है, यानी कि सोच लो फटाफट से। हाँ सर जी, सही बोले हैं, 1979 में। वेरी गुड। कब किया था? 1979 में। और एक कड़वी सच्चाई है कि जब इसने अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया था ना, इसके विघटन, इसकी कमजोरी की शुरुआत इसी टाइम पीरियड से हो चुकी थी। ठीक है, तो ये चीज रही। अब है क्वेश्चन नंबर 15, ध्यान से देखना बच्चों। सोवियत संघ के विघटन के कारण के बारे में निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। अब देखो बच्चों, 6 नंबर का पेपर में क्वेश्चन आता है कि सोवियत संघ के विघटन के जो कारण है इनकी व्याख्या कीजिए। तो आपको मैं 4 कारण बताने वाला हूं, इनको व्याख्या करूंगा अच्छे से, बस आप सुनिएगा। ठीक है, पहला कारण है एक दलीय व्यवस्था का अत्याचार। अर्थात इसका मतलब यह है, ध्यान से सुनिएगा, सोवियत संघ में एक ही पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था, उसके पास विशेष अधिकार थे। ठीक है, वो अधिकारों का दुरुपयोग करती थी, नागरिकों को आज़ादी, अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं देती थी, मीडिया पर सेंसरशिप लगा के रखती थी, बाजार को संरक्षणवाद बना रखा था। तो पहला। दूसरा है संसाधनों का अनुचित उपयोग। इसका मतलब यह है बच्चों कि इसके पास में जो भी संसाधन थे, इसने इसका उपयोग इसलिए किया, हथियारों को बनाए, और जो पूर्वी यूरोप के वे देश जो इसके खेमे में शामिल थे वो इसके पिछलग्गू बने रहे उसके लिए। ठीक है, साथ ही साथ इसने अपने संसाधनों को ऐसी जगह बर्बाद किया जहां पे इसे नहीं करना चाहिए, जैसे अफगानिस्तान में हस्तक्षेप कर दिया। ठीक है, तीसरा है नागरिकों की असंतुष्टि और जागरूकता। नागरिकों को अभिव्यक्ति का, आजादी का, आर्थिक तौर पे कोई आजादी नहीं थी, इसीलिए वो सरकार से बहुत सी असंतुष्ट थे। फिर वो जागरूक हुए तो उन्हें पता चला कि स्वतंत्रता का मतलब क्या है ना। चौथा पॉइंट, तात्कालिक कारण। ये एक अलग एमसीक्यू है, पेपर में पूछा जाए कि सोवियत संघ के विघटन का तात्कालिक कारण क्या था, तो राष्ट्रवादी भावनाओं और संप्रभुता का उभार। क्यों? क्योंकि जब 1989 में बर्लिन की दीवार तोड़ी गई तो वहां के जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी वो भी कमजोर हुई, और उस समय पे नागरिकों को फाइनली पता चला कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रीडम, लिबर्टी के मायने क्या है। तभी से ये इसका विघटन और तेजी से होना शुरू हुआ, और फाइनली 26 दिसंबर 1991 में ये विघटित हो गया। तो ये 4 कारण हैं, इसके बारे में मैंने आपको बताया, और ये सारे के सारे कारण सोवियत संघ के विघटन के बारे में सही है। ठीक है बच्चों, तो अब आपसे पेपर में पूछा जाएगा तो आप बता दोगे ना अच्छे तरीके से। देखो मैंने तो बता दिया आपको, अब आप याद कर लेना। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 16, मिखाइल गोर्बाचेव ने सोवियत संघ में किस तरह की नीति अपनाई? तो उन्होंने सारी नीतियां अपनाई, आर्थिक सुधार की भी नीति अपनाई, राजनीतिक सुधार की भी नीति अपनाई, और लोकतंत्रीकरण की भी नीति अपनाई, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा एकदम राइट है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। बहुत अच्छा प्रश्न है बच्चों। अब इस क्वेश्चन से आप समझो 4 नंबर की और 6 नंबर की आपकी तैयारी होगी। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है, यानी कि सोवियत संघ विघटित हुआ इसका कौन सा परिणाम नहीं है? तो सबसे पहली बात, संयुक्त राज्य अमेरिका जिसने पूंजीवाद विचारधारा को अपनाया था, सोवियत संघ जिसने साम्यवाद विचारधारा को अपनाया हुआ था, इनके बीच इस विचारधारात्मक लड़ाई का अंत हो गया। दूसरा, अब सोवियत संघ 15 गणराज्यों से मिलकर बना हुआ था, इसीलिए इसके विघटन के बाद स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल CIS, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, इसका जन्म होता है। ठीक है, और विश्व व्यवस्था में शक्ति संतुलन में बदलाव आ जाता है, क्योंकि अब वर्ल्ड लेवल पे केवल एक ही महाशक्ति, एक ही सुपर पावर बची थी, जो कि थी यूएसए।
लेकिन मध्य पूर्व में संकट ये इसकी वजह से नहीं हुआ था। ठीक है, तो सी वाला आपका जो है ये गलत हो जाएगा। इसके अलावा और भी है, जैसे कि रूस को सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बनाया गया, वो सारे अधिकार मिले रूस को जो सोवियत संघ के पास में थे, है ना। और भी एक दो दो पॉइंट आ जाएंगे। हाँ ये देखो आ गया ना आपके सामने अब कि सोवियत संघ के विघटन के परिणामों के बारे में निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। ठीक है, तो आ जाओ पढ़ देते हैं। तो सबसे पहला क्या है बच्चों, शीत युद्ध की समाप्ति। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में जो शीत युद्ध चल रहा था अब वो समाप्त हो गया, गुटबंदी खत्म हो गई, क्योंकि ये दोनों ही देश यानी कि पूर्वी पश्चिमी गुटों में अपने और जो देश थे उनको मिला रहे थे। तो अब एक गुट खत्म हो गया तो गुटबंदी खत्म हो गई। विश्व में एकल वर्चस्व की शुरुआत हो गई, क्योंकि अब केवल एक ही सुपर पावर पूरे वर्ल्ड लेवल पे बची थी, है ना। जो कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स है CIS, इसका जो था ये निर्माण हो गया, है ना। तो इस प्रकार से ये पॉइंट थे। हाँ ये छोटा कैसे हो गया, हाँ ठीक है। उसके बाद रूस जो है ये सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बन गया। तो इस प्रकार से आपका ये कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे क्लियर हो गया। अब यहाँ पे MCQ चाहो तो देख लो, वैसे तो पता ही है कि सारे ही सही होने वाले हैं इसमें से, तो ए वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 19। अब देखो जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो मध्य एशिया का ऐसा कौन सा देश है जो 10 वर्षों तक अर्थात 2001 तक गृह युद्ध की चपेट में रहा। पेपर में पूछा जाएगा मध्य एशिया का ऐसा कौन सा देश है जो 1991 से 2001 तक गृह युद्ध की चपेट में रहा। तो वो कौन सा बेसिकली कंट्री थी, ताजिकिस्तान। कौन सी है, ताजिकिस्तान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 बहुत अच्छा प्रश्न है बच्चों। किस ईयर के बाद युगोस्लाविया जो है ये कई प्रांतों में टूट गया, और इसमें युगोस्लाविया में शामिल बोस्निया, हर्जेगोविना, स्लोवेनिया और क्रोएशिया, इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र देश घोषित कर दिया। तो ये किस टाइम पे हुआ था। ठीक है, दोबारा सुन लो। USSR में ना एक कंट्री शामिल थी, ये देखो रही युगोस्लाविया। ठीक है, अब इस युगोस्लाविया में कई प्रांत शामिल थे, बोस्निया यानी कि हर्जेगोविना, स्लोवेनिया और क्रोएशिया। तो ये किस टाइम पे इन सभी ने मिलकर अपने आप को एक स्वतंत्र देश जो था ये घोषित कर दिया था। आपको मैं हिंट देता हूं, जब सोवियत संघ का विघटन हुआ उसके कुछ ही दिनों के अंदर, कोई महीना कोई हफ्ते नहीं, कुछ ही दिनों के अंदर ऐसा हो गया था। ठीक है, तो हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, 1991 की, यानी कि 26 दिसंबर के कुछ ही दिनों के बाद में यूगोस्लाविया के इन सभी कंट्रीज ने अपने आप को एक स्वतंत्र कंट्री, इंडिपेंडेंट कंट्री घोषित कर दिया था। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 21। सोवियत संघ के विघटन के बाद कौन सा देश 1991 के बाद कई प्रांतों में टूटा। तो अभी आपको मैंने बता ही दिया, युगोस्लाविया। ठीक है, ये रहा देखो युगोस्लाविया। क्वेश्चन नंबर 22। रूस के किन दो गणराज्यों में हिंसक अलगाववादी आंदोलन चले। तो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे लगता है सभी को पता होगा। तो ऐसे कौन से दो गणराज्य थे जिनमें हिंसक अलगाववादी आंदोलन चले थे, चेचन्या और दागिस्तान। ठीक है, चेचन्या और दागिस्तान, ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 23 बहुत अच्छा प्रश्न। अभी मैंने आपसे बोला था ना, आपको मैं बताऊंगा कि सोवियत संघ के प्रमुख नेता और उनके कार्यकाल के बारे में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बातें। ठीक है, तो आ जाओ ध्यान से पढ़ना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो है ना वो कई बार पेपर में आ जाते हैं। आपका ध्यान नहीं जाएगा इन बातों पे, लेकिन पेपर जब बनाया जाता है ना तो ऐसी चीजों को ध्यान में रखा जाता है। ओके, तो देखो सबसे पहले तो बात करेंगे व्लादिमीर लेनिन की, फिर जोसेफ स्टालिन की, फिर निकिता खुश्चेव की, मिखाइल गोर्बाचेव की और बोरिस येल्त्सिन के बारे में। ठीक है, तो एक एक करके सबकी। पहले व्लादिमीर लेनिन की बात करते हैं। तो इनका जन्म 1870 में हुआ और ये 1924 तक ये रहे थे। ठीक है, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, तो इन्होंने बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी जो थी ये उसके संस्थापक थे, जो रूसी क्रांति के दौरान बनाई गई थी 1917 में। ठीक है, उसके बाद दूसरे जोसेफ स्टालिन, ये लेनिन के उत्तराधिकारी रहे, यानी कि ये इनके उत्तराधिकारी रहे और इन्होंने भी इस पार्टी को संभाला 1953 तक। ठीक है, फिर आते हैं निकिता खुश्चेव, सोवियत संघ के ये राष्ट्रपति रहे थे 1953 से 64 तक। मिखाइल गोर्बाचेव, इनका जन्म 1931 में हुआ था और ये सोवियत संघ के सबसे अंतिम राष्ट्रपति रहे थे 1985 से 91 तक।
और ये जो कम्युनिस्ट पार्टी थी इसके नेता भी रहे थे, 1985 में बने थे। फिर आते हैं बोरिस येल्तसिन, तो ये रूस के सबसे पहले चुने हुए राष्ट्रपति, यानी कि ऐसे राष्ट्रपति जिन्हें जनता ने चुना है, ये ऐसे राष्ट्रपति थे। कहाँ के? रूस के। एक चीज और है, जो बोरिस येल्तसिन है ना, इन्हीं के नेतृत्व में रूस, यूक्रेन और बेलारूस, इन तीनों गणराज्यों ने मिलकर, तीनों देशों ने मिलकर यूएसएसआर के खत्म होने की बात कही थी। ठीक है, तो हर एक के बारे में आपको कुछ कुछ इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए, जो कि मैंने आपको बता दी। तो कौन सा आंसर होगा बच्चों? बी वाला। 1 2 3 4 5 सब सही है। ओके बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 24, बहुत अच्छा प्रश्न है। सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस, मध्य एशिया के गणराज्य और पूर्वी यूरोप के देशों में डैश की ओर संक्रमण का एक खास मॉडल अपनाया गया, जिसे शॉक थेरेपी कहा गया। अर्थात देखो, सोवियत संघ का जब विघटन हुआ तो रूस, मध्य एशिया के गणराज्य और पूर्वी यूरोप के देशों ने साम्यवाद को छोड़ दिया। ठीक है, क्योंकि साम्यवाद यूएसएसआर ने अपनाया हुआ था, तो इन्होंने इसको छोड़ दिया। अब इन्होंने एक नई विचारधारा को अपनाया। तो साम्यवाद, उदारवाद और समाजवाद, ये कहीं ना कहीं एक ही जैसे शब्द हैं। तो कौन सा हो जाएगा भाई? पूंजीवाद। तो क्या अपनाया इन कंट्रीज ने? पूंजीवाद को अपनाया। किसको बच्चों? पूंजीवाद। ठीक है, तो आपका डी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 25, शॉक थेरेपी की विशेषताओं में शामिल नहीं है, यानी कि अब आपको यहाँ पे 4 नंबर का क्वेश्चन पता चल जाएगा कि शॉक थेरेपी की विशेषताएं क्या क्या हैं। सबसे पहले, शॉक थेरेपी में मिल्कियत का सबसे प्रभावी रूप होगा निजी स्वामित्व, यानी कि जो भी उद्योग, जो भी भूमि या जमीन वगैरह होगी, जो भी उद्योग वगैरह होंगे, वो सभी निजी स्वामित्व में, यानी कि एक व्यक्ति के हाथ में रहें। ठीक है, ये था। दूसरा, ज्यादा से ज्यादा व्यापार करके ही विकास किया जा सकता है। शॉक थेरेपी में ये कहा गया कि जब हम ज्यादा से ज्यादा व्यापार करेंगे तभी हम अपने आप को और डेवलप कर पाएंगे। सोवियत संघ में वित्तीय खुलापन, मुद्राओं के आपसी परिवर्तनीयता और मुक्त व्यापार की नीति को महत्वपूर्ण माना गया था। तो शॉक थेरेपी की विशेषताओं में ये सारी की सारी बातें शामिल हैं बच्चों। ठीक है, तो इस प्रकार से कौन सा गलत हो जाएगा कि ज्यादा से ज्यादा कृषि करके विकास किया जा सकता है, ये आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो ये कौन सा शामिल नहीं होगा कि ज्यादा ज्यादा कृषि करेंगे तो विकास हो जाएगा? ज्यादा कृषि करने से विकास हो सकता है? नहीं ना। ओके, तो इस प्रकार से हमारा सी वाला जो है ये शॉक थेरेपी की विशेषताओं में शामिल नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं बच्चों। शॉक थेरेपी के परिणाम में शामिल है, अर्थात अब यहां से भी आपका 4 नंबर का या 2 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा कि शॉक थेरेपी के परिणाम बताइए। तो सबसे पहला था गराज सेल। अब इस गराज सेल का क्या मतलब है? तो हुआ ये कि सोवियत संघ के विघटन के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि उद्योगों को औने पौने दामों में बेचा गया, यानी कि जिस उद्योग की कीमत अगर 100 करोड़ है तो उसे मात्र 1 करोड़ 2-5 करोड़ में बेचा गया और कंट्री के हाथों में। और ऐसा पहली बार हुआ पूरे विश्व इतिहास में, इसलिए इसको इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल कहा गया। दूसरा, विदेशी कर्जा तथा जीडीपी में गिरावट। अब देखिए, जब कर्जा लिया जाएगा अपने विकास के लिए, जो ये 15 गणराज्य थे इनके पास में पैसा तो था नहीं विकास के लिए, तो इन्होंने विदेशी कर्जा लिया। ठीक है, अब विदेशी कर्जा लिया तो सिंपल सी बात है, कर्जे से जीडीपी थोड़ी ना बढ़ेगी, जीडीपी में गिरावट आ गई। उसके बाद इन्होंने निजी कृषि की शुरुआत की। अब निजी कृषि की शुरुआत से जिनके पास खेत थे वो किसान तो और अमीर हो गए, जिनके पास कुछ नहीं था वो और गरीब हो गए। तो समाज में एक बहुत बड़ी खाई उत्पन्न हो गई इस शॉक थेरेपी की वजह से। ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका जो डी है, उपरोक्त सभी, ये वाला एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 बहुत अच्छा है। सोवियत संघ ने किस मामले में यूएनओ में भारत का साथ दिया? देखो, यूएसए और इंडिया के बहुत ही अच्छे संबंध इतिहास में रह चुके हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसे मामले हैं जिसमें यूएसएसआर ने यूएनओ में भारत का पक्ष लिया है। तो सबसे बड़ा जो मामला है वो था कश्मीरी मुद्दे का। ठीक है, हमेशा कश्मीरी मुद्दे पर जब तक यूएसएसआर बना रहा, इसने भारत का ही साथ दिया था। ठीक है, कभी प्रत्यक्ष रूप से तो कभी अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, क्वेश्चन 28, भारत और रूस के बीच 2001 में कितने द्विपक्षीय समझौते हुए? तो भारत और रूस के बीच में 2001 में कितने द्विपक्षीय समझौते हुए? सोचो फटाफट से, आपको हिंट देता हूं।
क्या हिंट दूँ, छोड़ो यार, बहुत हिंट दे लिए। सोचो फटाफट से, कितने 60 70 80 90 100 10 20 30 40 50 कितने हो सकते हैं फटाफट से? 80। वेरी गुड, ऑप्शन डी करेक्ट है, 80 द्विपक्षीय है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29। सोवियत संघ का जब विघटन हुआ या फिर जो तख्ता पलट हुआ था, इसमें किस व्यक्ति ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? अर्थात ध्यान से सुनो, सोवियत संघ में जब 1991 में इसका विघटन होने वाला था, तब यहाँ पे तख्ता पलट हुआ, और इस तख्ता पलट होने में किस व्यक्ति की अहम भूमिका रही थी? तो सोचो फटाफट से, कौन सा व्यक्ति था? वो थे बच्चों व्लादिमीर लेनिन। और ये कौन थे? ये रूस के, ठीक है, किसके? रूस के सबसे पहले चुने हुए राष्ट्रपति भी बने। ठीक है, रूस के सबसे पहले चुने हुए राष्ट्रपति भी बने व्लादिमीर लेनिन। ओके, इस वीडियो का सबसे आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, फिर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ध्यान से समझते चलना। यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा, आप अपने मन में सोचना, मुझे बताना, ठीक है? निम्नलिखित को कालानुक्रम अनुसार सजाइए। ठीक है, तो सबसे पहले आपसे मैं पूछता हूं कि जो रूसी क्रांति थी ये कब हुई थी बच्चों? फटाफट से बताइए, रूसी क्रांति कब हुई थी? अभी हमने सबसे पहले क्वेश्चन में देखा था, कब? 1917 में, यानी कि 1917। ठीक है, इसके बाद बताओ बर्लिन की जो दीवार है बच्चों, ये कब गिराई गई थी? हमने देखा था बर्लिन की दीवार जो है 1961 में बनाई गई थी और 1989 में जनता के द्वारा गिरा दिया गया था। ठीक है, फिर तीसरा है सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? तो आप सभी को पता है ये 1991 में हुआ, और कब? 26 दिसंबर को। अब ये अफगान संकट, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अफगान संकट अभी आपको बताया तो था मैंने, वो जो हस्तक्षेप किया था सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में, तो वही है। कब किया था? 1979 में। तो अकॉर्डिंग टू दिस वन, पहले होती है रूसी क्रांति, फिर होता है अफगान संकट, फिर बर्लिन की दीवार गिरती है, और फिर सोवियत संघ गिरता है, मतलब खत्म होता है। तो देखते हैं जिसमें चौथा पहले पे दे रखा हो, तो चौथा पहले पे ये रहा। ठीक है, फिर जिसमें पहला दे रखा हो पहले पे, ठीक है, मतलब पहला दूसरे पे हो, तो ये है ना अफगानिस्तान, दूसरे पे पहला, ये रहा देखो, ए वाला ऑप्शन हमको मिल जाएगा। ठीक है, एक बार चाहो तो आप लिखी हुई डेट भी देख सकते हो। ठीक है, अफगान संकट नहीं, अफगान नहीं, पहले तो ये वाला रूसी क्रांति 1977 1917 बेसिकली, अफगानिस्तान संकट 1979, बर्लिन की दीवार 1989, सोवियत संघ का विघटन 1991। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो बच्चों, अगली जो वीडियो होगी उसमें आपको मैं चैप्टर नंबर 2 के बारे में बहुत बढ़िया तरीके से समझाऊंगा, सत्ता के समकालीन केंद्र, इसके एमसीक्यू। ठीक है, अब आप सभी बच्चे एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है, सारे बच्चे मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आज आपको मैंने इस चैप्टर के जो एमसीक्यू बताए, ठीक है, उससे आपको कितनी हेल्प मिली। ठीक है, सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस मिड टर्म, प्री बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सिलेक्टेड हैं, और इससे 2 नंबर के, 4 नंबर के, 6 नंबर के क्वेश्चंस भी, इनकी भी आपकी तैयारी हो गई है ना? तो अब आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप सभी लाइक करें। ठीक है, क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेशन देता है ऐसी वीडियोस को बनाने के लिए। साथ ही साथ इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, कमेंट में बताना वीडियो कैसे लगी। बाकी मिलते हैं आपसे अगले चैप्टर की वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।